अमर उजाला समूह के सलाहकार श्री उदय सिन्हा जी, कार्यकारी संपादक अमर उजाला समूह डॉक्टर इंदुशेखर पंचोली जी, अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, आज के समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थी, उनके अभिभावक, सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं अमर उजाला मेधावी सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों को मेधावी सम्मान से सम्मानित किया गया है, उन्हें हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सम्मान समारोह में अवार्ड्स की संख्या सीमित होती है, इसलिए वे सभी विद्यार्थी जो अपनी मेहनत, अपने नूतन विचार को लेकर शिक्षा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और अवार्ड नहीं पाए, उन्हें भी मैं इस अवार्ड का वाजिब हकदार मानता हूं और उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावकों से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में मेधावी सिर्फ उन्हें नहीं माना जाता था जिन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते थे। ये एक संकुचित दृष्टिकोण है जिसे अब बदलने का वक्त आ गया है। अगर सिर्फ नंबर से मेधावी को परिभाषित किया जाएगा तो अन्य प्रतिभाशाली बच्चों के साथ ये बड़ा अन्याय होगा। हम प्राचीन काल में हमारे देश में भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अपने संदेहों को विवेक यानी विजडम के माध्यम से समाधान कर जो आगे बढ़ता है वही मेधावी है। न द्वेष्टम कुशलम कर्म कुशलेनानु खज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अपने कर्तव्यों और दिए हुए कार्यों को सही तरीके से करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत विद्यार्थियों की विवेक शक्ति, उसका अपना विजडम होता है। और इसलिए भारत की संस्कृति में कहा गया है कि सिर्फ स्मरण कर ज्यों का त्यों लिख देना ये मेधा नहीं। विवेक को सही मायने में धारण करना मेधा उसे कहा जाता है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए मैं मानता हूं कि सही शिक्षा, सही एजुकेशन वही है जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल पैदा करने की प्रेरणा दे, जो स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा जगाए, उनमें कुछ नया करने का साहस भरे और उन्हें स्वयं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करे। 2-3 दशक पहले स्कूलों में हमारी प्राचीन संस्कृति के महत्वपूर्ण सूत्रों को एकत्रित करके एक पुस्तक सुभाषितानि प्रकाशित हुई थी, जिसे संस्कृत की कक्षा में पढ़ाया जाता था। उसमें लिखा था, बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा को शांत न करना ये सबसे बड़ा पाप है। और यह बात इसलिए कही गई थी क्योंकि बच्चों में विचार की तीव्र क्षमता जब विकसित होगी तभी उनमें साइंटिफिक टेम्पर का जन्म होगा, क्यूरियोसिटी का जन्म होगा, तभी उनमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी, जो आज तेजी से बदल रही दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। मेधावी छात्र सम्मान समारोह के इस मंच से मैं विशेष रूप से टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के सामने एक उदाहरण रखना चाहूँगा। विश्व के सबसे मशहूर कवियों में एक कवि हुए अंग्रेजी के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नाम आपने सुना है। उनकी कविता भी बड़ी चर्चित है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप विद द हेयर प्रॉमिसेस टू कीप, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। पेशे से वो टीचर थे, अध्यापक थे,
1931 सन 1931 में उनका एक प्रसिद्ध लेक्चर है एजुकेशन बाय पोएट्री। उन्होंने लिखा है कि कॉलेज में मार्क्स देना ये अनिवार्यता है, लेकिन ये बाध्यता नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि अपने टीचिंग कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिर्फ क्लासरूम परफॉर्मेंस पर अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं दिए थे, बल्कि उसके बियॉन्ड गए स्टूडेंट्स के नए आइडियाज़, इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर स्टूडेंट्स को मार्क्स उन्होंने दिया था। 94 साल बाद आज जब हम इस सभागार में बैठे हैं 2025 में, मुझे लगता है कि आज भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो लेक्चर बहुत प्रासंगिक है। और मैं सभी टीचर से ज़रूर कहना चाहूँगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो लेक्चर कृपा करके ज़रूर पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ताकि आपके क्लासरूम में फ्यूचर ओरिएंटेड प्रतिभाओं का जन्म हो सके। इस अवसर पर मैं सभी टीचर से एक दूसरा आग्रह भी करना चाहूँगा। आप सबका प्रयास होना चाहिए कि बच्चों में नए विचार की शक्ति जागृत हो, तभी वह राष्ट्र की शक्ति बन सकेंगे। मैं अमर उजाला समूह से भी अपेक्षा रखता हूँ कि मेधावी सम्मान में ऐसे बच्चों के लिए भी अवार्ड रखने की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकल में सबसे इनोवेटिव हों। जिस बच्चे के निबंध या रिसर्च पेपर्स किताबों से, सिलेबस से हटकर बिल्कुल मौलिक ओरिजिनल हों और जो स्वयं के मौलिक विचार हों तथा जिस एकेडमिक कार्य में उसके व्यक्तित्व की झलक भी दिखाई पड़े। मैं मानता हूं कि इससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा मिलेगा। सभी स्टूडेंट जो आज इस सभागार में हैं, उनको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है किसी ने सुनी भी हो। कई दशक पहले राजस्थान में एक टीचर थे जिन्होंने पूरे इलाके में सभी टीचर्स को एक बड़ा चैलेंज दे रखा था। जानते हैं वो चैलेंज क्या था? टीचर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के पास पेन लेकर खड़े होते थे और क्लास के दूसरी तरफ दीवार के पास उनका स्टूडेंट एक पेपर लेकर खड़ा रहता था। वह हवा में कुछ लिखते रहते थे और जब वो हवा में लिखते थे तो जो हवा में लिखते थे वो पेपर पर ऑटोमेटिकली छप जाता था। और उन्होंने चुनौती दे रखी थी कि कोई दूसरा टीचर ऐसा कारनामा करके दिखावे। बाकी टीचर्स बड़े डरे डरे रहते थे कि कहीं ये हमको न पकड़ लें। कुछ लोग कहते थे कि इन्हें जादू आता है, कुछ लोग कहते नहीं साहब ये बहुत पहुँचे हुए अध्यापक हैं, इन्हें कुछ ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है। कुछ लोग मानते थे कि ये हिप्नोसिस का कमाल है। उनकी चुनौती से इलाके के सभी टीचर्स डरे हुए थे और डर की वजह से न सिर्फ उनका तमाशा देखने जाते थे, बल्कि उनकी तारीफ भी बेवजह बहुत करते थे। लेकिन एक साइंस के टीचर थे, विज्ञान के अध्यापक थे, जो कभी उनका तमाशा देखने नहीं जाते थे। एक दिन बात में तमाशा देखने आए दूसरे टीचर्स ने साइंस टीचर की शिकायत करते हुए उस टीचर से कहा कि पूरे स्कूल में एक टीचर है जो आपका यह कमाल, आपका ये जादू देखने नहीं आता है। तो जो टीचर जादू करते थे उनको बड़ा गुस्सा आया। बताओ भला, इतनी बड़ी करामात मैं दिखा रहा हूँ और एक ऐसा भी टीचर हमारे स्कूल में है जो उसे देखे भी ना रह गया। एक दिन वो खुद ब खुद उसके घर पहुँच गए। जब पहुँचे तो देखा कि साइंस टीचर साइकिल का पैडल चलाकर बच्चों को कुएं से पानी खींचना सिखा रहे थे। यह देखकर वह जादू वाले टीचर हंसने लगे और उस साइंस टीचर से बोले, कैसे टीचर हो तुमने मेरी करामात नहीं देखी और ये अनपढ़ गंवार जैसा प्रयोग अपने बच्चों को सिखा रहे हो। साइंस टीचर ने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए, वो समझने जैसा है। उन्होंने कहा कि मैं जीवन को बदलने
वाला नॉलेज, ज्ञान बच्चों को सिखा रहा हूँ और आप जीवन को तमाशा बनाने वाला नॉलेज या ज्ञान बच्चों को सिखा रहे हैं। ये अंतर है मुझ में और आप में। हम दोनों में यही बारीक फ़र्क है। मुझे लगता है ये उत्तर बड़ा लाजवाब है और इसलिए मेरा विश्वास है कि नॉलेज वह है जो जीवन में नए इनोवेशन, नई जानकारी, नए रिसर्च के साथ जीवन में इंटीग्रिटी, धैर्य, व्यक्तित्व, इन सब में अखंडता पैदा करे। नॉलेज वह है जिसे समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जा सके। क्योंकि आज इस कार्यक्रम में टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स सब एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और मैं चाहूँगा कि बिना किसी संकोच के कोई भी टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट कोई भी जवाब दे सकता है। शिक्षित होने का अर्थ आप क्या मानते हैं? What does it mean to be educated? जो भी जवाब देना चाहे वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी संकोच के खड़ा होकर अपने स्थान से जवाब दे सकता है। सर, एजुकेटेड इंसान वही होगा जो हर चीज़ की कदर जानता होगा, उसको हर चीज़ की जो कदर है, वैल्यू वो समझ रहा होगा, उसी को एजुकेटेड मानेंगे। गुड। देखिए, एक बच्चे ने भी उत्तर दिया। मैं समझता हूँ शिक्षित होने का अर्थ है कि बच्चे में इंडिपेंडेंट थिंकिंग पैदा हो सके, उसमें क्रिएटिविटी जन्म ले सके, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, जीवन जीने की कला, ये जितना जागृत होगा उतना ही शिक्षित हमें कहा जाएगा। हमारे देश में, दुनिया में बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा की अनेक परिभाषा दी। मेरी भी एक व्यक्तिगत परिभाषा है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा किसी मनुष्य के जीवन की एक निजी यात्रा है। इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ। और उससे भी अगर आगे हम बढ़ें तो मैं कहूँगा इट्स जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। और आपके अंदर जो आग है उसे अगर आपने पहचान लिया तो फिर निश्चित रूप से आप शिक्षित हो जाएंगे, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। हमारे देश में अनेक महान लोग हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन शिक्षित थे। कबीर दास का नाम अपने से अनेक लोगों ने सुना होगा। नाम भी लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी जो अंतर्ध्वनि थी, उस अंतर्ध्वनि को उन्होंने पहचान लिया। और क्या थी उनकी अंतर्ध्वनि? ईश्वर, भगवान। और अंतिम बार जब मैं कबीर दास को पढ़ रहा था तो 1000 से ज़्यादा पीएचडी इस देश में कबीर दास पर हो चुकी है। अब किसी के पास पीएचडी की डिग्री भले हो, लेकिन उसे आप पढ़ा मानेंगे या कबीर दास जी को मानेंगे? कबीर दास जी को। सचिन तेंदुलकर दूसरा नाम मैं लेता हूँ, सब आप सब जानते हैं। उन्होंने भी नहीं अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान ली और उनकी अंतर्ध्वनि थी क्रिकेट। बचपन में वो पिंग पोंग खेलते थे, साधारण परिवार के थे। जब स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ते समय उन्होंने पहचान लिया कि मेरी अंतर्ध्वनि क्रिकेट है और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक ही पतलून उनके पास हुआ करती थी जब स्कूल में पढ़ते थे। कई ऐसे क्षण आए जब वो स्कूल से आए और वही पतलून उनकी माँ ने धोया और गीली पतलून पहन करके ही वो मैदान पर जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। भारत रत्न का सम्मान उनको मिला है। आज तक कोई देश में नहीं कह सकता दुनिया में कि एक भी ऐसा बयान सचिन तेंदुलकर ने दिया है जिस पर कभी कोई विवाद खड़ा हुआ। अनेक नाम मैं ले सकता हूँ। मुझे लगता है कि इन बातों को हमें अपने दिमाग में बैठा करके रखना चाहिए। शिक्षित होने का अर्थ नई चेतना का जागरण है। एक पहलवान कोई जो अखाड़े में या कोई जिम में शारीरिक शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही मुझे लगता है स्टूडेंट स्कूल में शिक्षित होकर अनंत रचनात्मक शक्ति का स्वामी बनता है।
एक महान वैज्ञानिक थे, थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब समेत हजारों चीज़ों का आविष्कार उन्होंने किया जो मानव समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हुई। उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी है। एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनके टीचर ने रिपोर्ट कार्ड देखा जब उनका, तो उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा उनके पेरेंट्स के लिए कि कृपया इस लड़के को स्कूल से निकाल के ले जाएं, क्योंकि इसकी मेमोरी, इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और शायद कोई भी स्कूल या कॉलेज इसे पढ़ा नहीं सकता है। अब टीचर ने शायद एडिसन के भीतर जो यूनिकनेस थी उसको नहीं पहचाना, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको नहीं परखा, उनमें इन्वेंट करने की जो क्षमता थी उसे नहीं देख सके। अगर देखते टीचर तो शायद बाद में एडिसन ने 1000 से ज़्यादा जो इन्वेंशन किए, जो पूरी मानवता के लिए वरदान साबित हुआ, उसके बीज उन्हें अवश्य नजर आए होते। ऐसे ही एक कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी है, उनके जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया। आइंस्टाइन को उनके टीचर ने कहकर डांट दिया था, तुम मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हो और तुम्हारा भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। बाद में आइंस्टाइन के इन्वेंशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसलिए आज विशेष रूप से मैं टीचर्स और पेरेंट्स दोनों से कहना चाहूँगा कि आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे के भीतर जो कुछ अद्वितीय है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो कैसे तराश कर बाहर लाई जा सकती है, इस दिशा में ध्यान दीजिए। और जब ये तराशा जाएगा तो उसकी नई चेतना का जन्म होगा और तब आप गर्व से कह सकेंगे कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बेटा या मेरी बेटी सही मायने में शिक्षित है, एजुकेटेड है और उसका व्यक्तित्व निखार कर एजुकेशन सिस्टम ने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने का प्रेरणास्पद प्रयास किया है। मैं मानता हूँ कि इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख करके भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है उसको एक अमूल्य उपहार दिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्कूल एजुकेशन के लिए पॉलिसी का ध्येय है कि बच्चों की यूनिकनेस, उनके टैलेंट को खिलने का पूरा अवसर मिल सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि स्कूल एजुकेशन मूल्यों पर आधारित हो, स्टूडेंट की पसंद के अनुसार, उसकी योग्यता के मुताबिक उसे सब्जेक्ट्स पढ़ने का अवसर दिया जाए ताकि बिना किसी दबाव के उसकी प्रतिभा विकसित हो सके, पुष्पित हो सके, पल्लवित हो सके। ये माइंड को मैकेनिकल बनाने के बजाय नेचुरल रहने की तरजीह देता है ताकि मौलिक विचारों के द्वारा भविष्य की व्यवस्था के अनुरूप स्टूडेंट्स अपने को ढाल सकें। और हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में कहा गया, सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वही है जो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को मुक्त कर दे। मुक्ति का अर्थ है कि एजुकेशन स्टूडेंट्स के अंदर स्वतंत्र विचारों को जन्म दे ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के श्रेष्ठतर मूल्यों, हायर वैल्यूज को भी अर्जित कर सके। आप जानते हैं आधुनिक समय में श्रीनिवास रामानुजम से बड़ा कोई मैथमेटिशियन पैदा नहीं हुआ। जब 11 साल के थे रामानुजम साहब, उन्होंने मैथ का क्लास अटेंड करना बंद कर दिया था। 2 साल बाद, यानी जब 13 वर्ष के हो गए, 13 वर्ष की उम्र में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए उन्होंने खुद की थियोरी डेवलप कर ली थी। बाद में जब उन्हें कॉलेज भेजा गया तो बायोलॉजी की क्लास अटेंड करने की बजाय वो मैथ्स के कठिन सवाल हल कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें टीचर या पेरेंट बायोलॉजी पढ़ने के लिए मजबूर करते
तो दुनिया शायद इतना बड़ा मैथमेटिशियन खो देती है। मुझे लगता है कि दुनिया रामानुजम को पाने से चूक जाती है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर भारत की बढ़ती इकोनॉमिक पावर के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है तो स्कूली शिक्षा को स्कूल रेडी तथा कॉलेज रेडी इन दो लक्ष्यों पर विशेष रूप से फोकस करना होगा। बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करके उनकी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने का अवसर देना होगा। मुझे विश्वास है 12वीं कक्षा के मेधावी स्टूडेंट्स ने अब कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा। एक बच्चे से मैंने पूछा कहाँ एडमिशन लिया, तो उसने कहा किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में लिया है। तो आर्यन शर्मा साहब ने कहा कि मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके मन में स्मरण रहे, इतिहास वर्तमान की यात्रा का प्रारंभ होना चाहिए, उसका अंत नहीं। आपको सिर्फ वैज्ञानिकों या इनोवेटर्स के बारे में पढ़ना नहीं है, बल्कि स्वयं इनोवेशन करना है। वैज्ञानिकों ने अपने इन्वेंशन को जहाँ छोड़ा था, आपको उसके आगे जाना है, तभी आप विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप ही इस राष्ट्र के भविष्य हैं, इस राष्ट्र के ग्रोथ इंजन आप ही हैं। आपके कंधों पर जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि समर्पण भाव से जीवन मूल्यों को संरक्षित करते हुए उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। आज हम सब 2025 में खड़े हैं। जो राष्ट्र का संकल्प है 2047 मैंने 22 साल बाद हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। एक समय था जब दुनिया की जीडीपी में हमारा योगदान, मैंने भारत का योगदान 11वीं शताब्दी तक 33% 33% हुआ करता था। या जो दुनिया के तमाम यूरोपियन देश हैं या विकसित देश माने जाते हैं, पूरे यूरोप को मिला लीजिए तो उनका कंट्रीब्यूशन महज 11% हुआ करता है। अमेरिका जो आज दुनिया का सबसे धनी और ताकतवर देश माना जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन 0.5% था। 15वीं शताब्दी आते आते ये हमारा कंट्रीब्यूशन 33% से घट करके 25% हुआ। और वहीं से आक्रांताएं, विदेशी आक्रांताएं, धन, यश, वैभव सब कुछ लूट के ले गए। एक अनुमान के मुताबिक $45 बिलियन से ज़्यादा धन और संपत्ति भारत की लूट करके अंग्रेज ले गए। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। यंगेस्ट मेडिसिन दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनकी टीम ने अभी हाल ही में एक रिसर्च करके पेपर पब्लिश किया है। 1950 में जो अनुमान था भारत का वर्ल्ड जीडीपी में योगदान महज 4% रह गया। 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि अब भारत का योगदान दुनिया की अर्थव्यवस्था में 15% हो गया है। आज जब हम खड़े हैं 2025 में, अनुमानतः 16% से ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया है। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। हमें पूर्वजों के उस गौरवपूर्ण स्थान पर पहुंचना है जब दुनिया में 33% कंट्रीब्यूशन भारत का होगा, और इसकी जिम्मेदारी आपको करनी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि साइंस और संस्कार दोनों का सही संतुलन ही आपको भविष्य की चुनौतियों से जूझने की क्षमता प्रदान करेगा। मैं सभी मेधावी स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर और अमर उजाला ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से बधाई देता हूँ। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन बच्चों का यहाँ सम्मान किया गया उनको भी, और जो सम्मान से वंचित रह गए उनको भी उज्जवल भविष्य दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि वो विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।